नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएसएम एकेडमी और आईएएस स्टडी ट्रिक यूट्यूब परिवार में। जी हाँ दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है वो टेस्ट सीरीज पर आधारित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज बनाई गई है। आपसे एक बार निवेदन करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो बिना विलंब के ये जो टेस्ट है वो हल किया जाए। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है कि भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं। तो ये विकास के आपको चरण बताने हैं। कितने चरण हैं भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के। विकल्प नंबर 4 हमें ये 4 विकल्प दिए हैं, 4 में से हमें एक का चयन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जो 3 हैं। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? 3। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक कालीन आर्य भाषा, ये 3 जो है भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के चरण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न में से किस विद्वान ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर कहा है। जी हाँ दोस्तों, ये 4 में से हमें एक का चयन करना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजशेखर। राजशेखर ने क्या कहा है कि प्राकृत को इन्होंने मीठी कहा और जो है संस्कृत को इन्होंने कठोर कहा है। अब यहाँ पर देखना कि ये 4 विद्वान दिए हैं। तो नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने, है ना। और बात करें बामन, तो ये बामन जो हैं, बामन की बात करें तो ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और स्वयंभू तो आपको पता ही है कि ये अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं, प्रथम महाकवि भी माने जाते हैं। तो ये स्वयंभू हैं। स्वयंभू को हमने भी देख लिया। नेक्स्ट देखें अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि। अब प्रथम कवि यहाँ पर बताना है अपभ्रंश में। तो अपभ्रंश के राम काव्य के कवि माने जाते हैं स्वयंभू। स्वयंभू राम काव्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पर देवसेन दिया है, देवसेन। इनकी जो श्रापकाचार रचना है ये हिंदी की प्रथम जो है ग्रंथ माना जाता है, श्रापकाचार। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन बात आए अगर कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो सरहपा माना जाता है। लेकिन देवसेन का श्रापकाचार जो ग्रंथ है वो क्या माना जाता है? हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है ना। नेक्स्ट देखें रामसेन। तो आपको पता होगा रामसेन ने क्या पाहुड़ दोहा की रचना की है। कौन सी की है? पाहुड़ दोहा की। और पुष्पदंत ने की है महापुराण की। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। और ये राम काव्य से संबंधित जो थे स्वयंभू थे, ये भी हमने देख लिया। श्रापकाचार देवसेन की कृति है। रामसेन ने पाहुड़ दोहा की रचना की। अब हम चौथा क्वेश्चन देखें कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? हमें हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, शिवसेन सेंगर ने, ग्रियर्सन ने या गारसादास तासी ने। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले उत्तर हो जाएगा क्या? शिवसेन सेंगर। शिवसेन सेंगर ने शिवसेन सरोज लिखा है, ये तो आपको पता ही होगा। और हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले इन्होंने ही लिखा है। ठीक है। अब रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इनका एक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, एक इसका 1929 में प्रकाशन हुआ। और गारसादास तासी की आपको पता ही है, इस्तेवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये पुस्तक इनकी सर्वप्रथम इन्होंने इतिहास को लिखने का प्रयास किया है, फ्रेंच भाषा में किया है लेकिन ये। और ग्रियर्सन ने तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर वाला जो ग्रंथ लिखा है वो आपको पता ही है। और इस प्रकार से हमने रामचंद्र शुक्ल का भी देखा और शिवसेन सेंगर, ग्रियर्सन और गारसादास तासी को भी हमने देख लिया। तो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे प्रथम कौन ने लिखा है? तो वो लिखा है शिवसेन सेंगर ने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और एक चीज़ और हम बता दें कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनकी जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सबसे पहले शब्द सागर की भूमिका में 1829 में प्रकाशित हुआ था। 1929 रामचंद्र शुक्ल का 1929 में हुआ। उसके बाद 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ये प्रकाशित हुआ था इनका एक ग्रंथ, तो रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? तो आधा इतिहास अब आपको बताना है। आधा इतिहास भी लिखा है किसी ने, तो आपको पता होगा राम कुमार वर्मा, तो इन्होंने तो आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। बात करें बच्चन सेन है तो इन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है।
फिर सुमन राजे की बात करें तो ये जो सुमन राजे हैं इन्होंने आधा इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास लिखा सुमन राजे ने लिखा है। बच्चन सिंह ने दूसरा इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। राम कुमार वर्मा ने आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? जी हाँ दोस्तों, ये 4 विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं। तो अंधकार काल हमें बताना है तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा। अब यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, और मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। तो ये चारों हमने देख लिए। अब देखें कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है। तो संक्षिप्त इतिहास के लेखक हमें बताना है। तो संक्षिप्त इतिहास के लेखक तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी हैं संक्षिप्त इतिहास के। लेकिन हमने जैसा कि देखा कि बच्चन सेन ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध सामंत काल इस प्रकार से कहा है। तो इस प्रकार से आदिकाल को इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने जो रचना की है वो क्या की है? हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन इन्होंने क्या कहा है आदिकाल को? इन्होंने कहा है वीरगाथा काल। और बच्चन सेन ने तो पता ही है आपको कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है इस प्रकार से। और विश्वनाथ त्रिपाठी ने संक्षिप्त इतिहास लिखा है। तो ये चीज़ भी हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट है हिंदी की पहली कहानी लेखिका। जी हाँ दोस्तों, कहानी लेखिका के बारे में हमें बताना है तो वो हैं कौन है? बंग महिला। इनको आपको पता होगा, इन्होंने दुलाई वाली करके शीर्षक करके एक कहानी लिखी, जिसे कि पहली महिला लेखिका माना जाता है इनकी इस कहानी के माध्यम से इन्हें। और आपको पता होगा कि यहाँ पर एक जो विकल्प दिया है जानकी देवी बजाज। तो जानकी देवी बजाज के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये हिंदी की जो है प्रथम आत्मकथा महिला लेखिका हैं। इन्होंने सबसे पहले आत्मकथा लिखी। ये महिलाओं से संबंधित जो जानकी देवी बजाज हैं महिला हैं, और इन्होंने सर्वप्रथम आत्मकथा लिखी। और कौशल्या बैसंत्री, तो ये दलित महिला हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ये प्रथम दलित महिला हैं जिन्होंने आत्मकथा लिखी। दोहरा अभिशाप करके इनकी जो है आत्मकथा का शीर्षक है। और नेक्स्ट है चित्रा मुदगल। तो इनका एक आबा करके एक उपन्यास है जिसे कि 2003 में व्यास सम्मान मिला, और ये पहली महिला थी जिन्हें व्यास सम्मान मिला था 2003 में, चित्रा मुदगल जी को। तो बंग महिला ने दुलाई वाली लिखा, इन्हें पहली कहानी लेखिका माना जाता है। जानकी देवी बजाज को पहली आत्मकथा लेखिका माना जाता है, और चित्रा मुदगल इनको आबा में पुरस्कार मिला व्यास सम्मान। और कौशल्या बैसंत्री पहली दलित महिला आत्मकथाकार जो है आत्मकथा लेखिका मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से इसका तो उत्तर हमारा ए हो जाएगा, लेकिन इनके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और बार बार पूछा जा रहा है अभी। तो ये रंगभूमि इनका जो उपन्यास है प्रेमचंद जी का, तो इस रंगभूमि के लिए इन्हें सूरदास, रंगभूमि का जो पात्र है वो सूरदास है। कर्मभूमि, सेवा सदन और निर्मला इनके बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, इनको भी आप देखें। निम्न में से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो अवधि में नहीं है तो आप को लग रहा होगा कौन सी नहीं है अवधि में। तो अवधि में नहीं है तो सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो अवधि में नहीं है तो वो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका अवधि में नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर पद्मावत दिया है, बैरंग संदीपनी और रामचरितमानस, तो इसके बारे में भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। रामचरितमानस जो है महाकाव्य है और ये अवधि में लिखा है, तुलसीदास जी का है, ये तो पता होगा। अब जैसे ये रामचरितमानस लिखा है, यहाँ पर अलग अलग लिखा है, रामचरित अलग लिखा है, मानस अलग अलग। अगर ऐसा शब्द शुद्धि में भी आ जाता है तो ये गलत माना जाएगा, रामचरित और मानस। रामचरितमानस एक अक्षर में लिखा जाता है, पूरा एक में लिखा जाता है ना, तो ये चीज़ भी आप देख लें। और बैराग संदीप ने आपको पता होगी तुलसीदास जी की ये रचना है ना। अखिल ज्ञान का सार भी इसे कहा जाता है बैराग संदीपनी की। और पद्मावत आपको पता होगा ये महाकाव्य है किसका? मलिक मोहम्मद जायसी का, और ये भी अवधी भाषा में लिखा है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर जान ली। नेक्स्ट, सिद्धों ने किस भाषा शैली में रचनाएं की? जी हाँ दोस्तों, ये सिद्ध साहित्य आपने पढ़े होंगे, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य आदिकाल में ये आपने पढ़ा होगा। और सिद्धों ने रचनाएं की हैं, आपको पता होगी कि सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा, और हिंदी के भी प्रथम कवि सरहपा माने जाते हैं। तो सिद्धों ने किस भाषा शैली में रचनाएं की, ये चीज़ यहाँ पर हमें बतानी है। तो 4 विकल्प में से ये जो विकल्प दिया है ए, सिद्धों ने संधा भाषा शैली में रचनाएं की हैं। और आपको पता होगी कि सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है
और जो नाथ हैं उनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 9 मानी जाती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल का समय क्या माना है। जी हाँ दोस्तों, रामकुमार वर्मा ने विभाजन किया है। सबसे पहले इन्होंने जो प्रारंभिक काल को नाम दिया है वो दिया है संधि काल, और इस संधि काल का जो काल माना है वो क्या माना है, संवत 750 से 1000 इन्होंने रामकुमार वर्मा ने इस संधि काल का जो है समय माना है। और इसके बाद संधि काल के बाद इन्होंने दूसरे इनका जो काल था उसे चारण काल नाम दिया था रामकुमार वर्मा ने। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा जो प्रश्न था कि रामकुमार वर्मा ने संधि काल का समय माना है, तो 750 से 1000 ये माना है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जयकाल किसने कहा है। अब जयकाल आपको बतानी है, तो जयकाल इसका उत्तर हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है जयकाल। लेकिन 4 और जो है यहाँ पर विद्वान हैं, इन विद्वानों ने क्या क्या कहा है वो चीज़ भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आपको पता होगा बीज वपन काल कहा। नेक्स्ट है ग्रियर्सन, तो ग्रियर्सन ने क्या कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है चारण काल, है ना, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को चारण काल कहा है। और बात करें अब किसकी, मोहन अवस्थी, तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है आधार काल। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने जो है प्रारंभिक काल को आधार काल कहा है। नेक्स्ट देखें, घोटन रचना का संबंध किस विधा से। जी हाँ दोस्तों, 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आत्मकथा। आत्मकथा, और आत्मकथा में भी ये जो है दलित आत्मकथा है। जी हाँ दोस्तों, दलित लेखक द्वारा ये आत्मकथा लिखी गई है, रामशंकर आर्य द्वारा, ये रमाशंकर आर्य द्वारा ये लिखी गई है घोटन आत्मकथा। ये दलित आत्मकथा मानी जाती है। और अगला जो क्वेश्चन है कि गर्दिश के दिन, जी हाँ दोस्तों, आत्मकथा के लेखक कौन है, तो गर्दिश के दिन जो है ये कमलेश्वर की है आत्मकथा, कमलेश्वर की आत्मकथा मानी जाती है। और बहुत ही ये एग्जाम में पूछा भी गया है, गर्दिश के दिन किसकी आत्मकथा है, तो कमलेश्वर की है। और जानकी देवी बजाज की बात करें तो इन्होंने जो है मेरी जीवन यात्रा करके आत्मकथा लिखी। अब आप कहेंगे कि सर ये राहुल सांकृत्यायन की भी तो है मेरी जीवन यात्रा, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन दिया है कि जानकी देवी बजाज और राहुल सांकृत्यायन, इन दोनों की जो आत्मकथा है वो क्या है, मेरी जीवन यात्रा, एक ही शीर्षक से इन दोनों की है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है बनारसी दास जैन, यहाँ पर लिखा है, तो बनारसी दास जैन जो है प्रथम आत्मकथा इन्हीं की मानी जाती है, बनारसी दास जैन की। अर्धकथानक आपको पता ही होगी। नेक्स्ट देखें, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। अब पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आपको पता होगा कि इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के। लेकिन यहाँ पर रामानंद दिया है, रामानुज दिया है, विट्ठलनाथ भी दिया है। तो रामानंद ने आपको पता होगा रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी, और रामानंद जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाए थे, ये चीज़ भी याद है आपको। और रामानुज श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुज ने की। और विट्ठलनाथ आपको पता ही होगा वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ ने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य। तो इस प्रकार से 8 शिष्य मिलाकर उन्होंने अष्टछाप की 1565 में स्थापना कर दी। नेक्स्ट है, हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, और चारों में से 4 ही जो यहाँ पर लेखक हैं, जो विद्वान हैं, चारों को क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। लेकिन अब सर्वप्रथम किसे मिला है वो चीज़ यहाँ पर हमें पूछा गया है प्रश्न में। तो सर्वप्रथम मिला है सुमित्रानंदन पंत को। इनकी रचना है चिदम्बरा। इन्हें जो है साहित्य अकादमी मिला 1960 में, इन्हें मिला साहित्य अकादमी 68 में इन्हें क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और कला और बूला चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला था 1960 में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, कब मिला है इनको, 1968 में। और उसके बाद 72 में किसे मिला, 72 में मिल गया रामधारी सिंह दिनकर को, 78 में अज्ञे जी को मिल गया, और 82 में महादेवी वर्मा को मिल गया। तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 72 में। फिर अज्ञे जी को 78 में मिला, इन्हें कितनी नाव में कितनी बार इस रचना के लिए मिला। और महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, यह परिभाषा किसने दी है काव्य की, तो ये दी है आनंदवर्धन ने, आनंदवर्धन ने। अब इसको क्या याद रखना है, मैं शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, यहाँ शरीर दिया है और यहाँ आनंद दिया है, तो शरीर का संबंध आनंद से है। आनंद की अगर अनुभूति हम करते हैं तो कहाँ करते हैं, शरीर में करते हैं। तो
आनंद की अनुभूति हमें शरीर में हो रही है और शरीर शब्द आएगा तो ये आनंद से जुड़ जाएगा। तो शब्दार्थ शरीरम तावत् काव्यम किसकी परिभाषा हो जाएगी? आनंदवर्धन की। नेक्स्ट है हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताओ। प्रथम दैनिक समाचार पत्र, अभी तक तो उदंत मार्तंड आपने सुना होगा कि प्रथम समाचार पत्र था। अब दैनिक बताना है हमें, तो उदंत मार्तंड आपने सुना होगा कि ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। लेकिन दैनिक की अगर बात की जाए तो दैनिक का ये प्रथम दैनिक पूछा गया है तो उत्तर हो जाएगा इसका समाचार सुधावर्षण। यहाँ दोस्तों ये समाचार सुधावर्षण 1854 में इसका प्रकाशन हुआ। श्याम सुंदर सेन ने इसका जो है संपादक थे, श्याम सुंदर सेन, और ये 1854 में इसका प्रकाशन माना जाता है। और उदंत मार्तंड की बात करें तो यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था और ये साप्ताहिक था। जी हाँ दोस्तों, ये 1826 में जुगल किशोर द्वारा जो है इसे संपादित किया गया। 1826 में प्रकाशक इसका प्रकाशन काल माना जाता है। और बंगदूत की बात करें तो ये 1829 में पत्रिका निकली और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अवधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अब अवधि भाषा है तो अवधि भाषा को नाम है अवधि, तो अवधि मतलब अवध में बोली जाती है वो भाषा अवधि। तो अवध को पहले कौशल के नाम से जाना जाता था, कौशल। तो यहाँ जो भाषा बोली जाती थी उसे कौशली कहा जाता था। तो अवधि को किस नाम से जाना जाएगा? कौशली, कौशली नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है स्नेह लीला के रचनाकार कौन है। अब स्नेह लीला के रचनाकार कौन है तो वो है विष्णुदास। विष्णुदास जो हैं वो स्नेह लीला के रचनाकार हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आ रही, नंददास। नंददास के बारे में एक चीज़ पूछी जाती है कि भंवर गीत किसकी रचना है। भंवर गीत के बारे में पूछा गया, बार बार पूछा गया। अभी तक लोग भ्रमवश भ्रमर गीत और भंवर गीत में क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन भंवर गीत जो रचना है वो नंददास की है और ये विष्णुदास जो है इसलिए लीला के रचनाकार हैं। और रैदास तो आपको पता ही है, संत रैदास ने कहा जाता है और संत काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। और कुंभन दास अष्टछाप के कवि हैं, है ना। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है तो आदिकालीन साहित्य का आपको पता होगा वीर रस। वीर रस प्रधान रचनाएं यहाँ पर रचित हुई हैं। तो आदिकालीन का जो है प्रथम साहित्य का प्रमुख रस कौन सा माना जाएगा? वीर रस माना जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से मनोविश्लेषणवादी कवि माना जाता है। मनोविश्लेषणवादी हमें बताना है, आपको ऐतिहासिक पढ़ना होगा, मनोविश्लेषणवादी पढ़ना होगा और इसी प्रकार से बहुत सारे जो इस प्रकार के कवि हैं, अलग अलग स्वच्छंदतावादी हैं, तो वो सभी अलग अलग पढ़ना होगा। तो यहाँ पर मनोविश्लेषणवादी पूछा गया, अज्ञे, जैनेन्द्र, ईराचंद्र जोशी। तो यहाँ उपर्युक्त सभी भी दिया है। तो ये तीनों ही जितने कवि हैं जो वो मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार परीक्षा में, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है। तो प्राचीन छंद दोहा है। अब एक क्वेश्चन और बना, अपभ्रंश का कौन सा छंद है तो जो अपभ्रंश भाषा में प्रयुक्त होता है तो दोहा। दोहा सबसे प्राचीन छंद माना जाता है। इस प्रकार से अपभ्रंश में भी ये दोहा जो है प्रचलित था। निम्न में से कौन सा तार सप्तक का कवि है। अब तार सप्तक यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य क्या है कि तार सप्तक कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए? 4। लेकिन जो तार सप्तक प्रद्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, तो जो प्रथम तार सप्तक था इसे प्रथम तार सप्तक नहीं कहा जाता, ये चीज़ याद रखना। इसे सिर्फ तार सप्तक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तार सप्तक ही पूछा गया है। द्वितीय को द्वितीय, तृतीय को तृतीय, चतुर्थ को चतुर्थ, लेकिन प्रथम जो है उसे तार सप्तक कहा जाता है, इसे प्रथम तार सप्तक नहीं कहा जाता। तार सप्तक नाम है इसका केवल। तो तार सप्तक का कवि कौन नहीं है तो हमें बताना है। नेमिचंद्र जैन तो हैं, मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय जी भी हैं और यहाँ पर एक विकल्प दिया है रामधारी सिंह दिनकर। तो ये रामधारी सिंह दिनकर नहीं हैं, जिन्हें कि 1972 में उर्वशी के लिए क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये जो है तार सप्तक के कवि नहीं माने जाते। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने लगभग 25 प्रश्न यहाँ पर देखे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपकी किसी भी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल्स के नाम हैं IAS स्टडी ट्रैक और सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन और ASM अकेडमी। तो इस प्रकार से आप सर्च करेंगे, इन सभी चैनलों पर बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं, बहुत सारे जो है विषयों से संबंधित। तो आप सर्च करें और इनमें जाकर देखें, प्लेलिस्ट में देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी वीडियो आएँ वो आपके जो है इन्फॉर्मेशन मिले। और इसी प्रकार से जो है सीरीज स्टार्ट है 25-25 क्वेश्चन की और आपको निरंतर इसी प्रकार से प्रेषित की जाएगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।